बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, बहरानों का शिकार, कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद अभी तक नज़र नहीं आ रही और जो भी इक़दामात इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, जाली हुक्मरानों ने किए उससे अब तक पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान हो रहा है और कहीं से कोई अच्छी खबर अभी तक नहीं मिली। पाकिस्तान की मईशत बदस्तूर दिगरगूं और वजीर ख़जाना वो इस वक्त भी आलमी मालियाती इदारों के दर पर हाजिरियां दे रहे हैं और उनसे रिलीफ मांग रहे हैं, जबकि जो कर्ज हमें वसूल हुए हैं उन कर्ज को हमने सूद समेत वापस करना है और हम पर कर्ज इतने हैं कि उनका सिर्फ सूद जो है वो हमारे तमाम जितनी भी टैक्स कलेक्शन की जाती है वो उसका सारे का सारा हिस्सा बकौल चेयरमैन एफबीआर जितना भी हम हजारों अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करते हैं वो सारे का सारा सूद में चला जाता है। कर्जों के सूद में असल दर वहीं रहता है। तो इन हालात में इस जाली निज़ाम को हर सूरत में बचाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि इस जाली निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए, लेकिन इससे मुसलसल मुसल्लत किया हुआ है। कल गैर आइनी तरमीम के तहत पहली गैर आइनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास था। उस इजलास ने चीफ जस्टिस का इंतखाब कर लिया और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नामजदगी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इनकार कर चुकी थी, बाइकआउट कर चुकी थी और जो 8 अरकान उसमें मौजूद थे, जिनमें से 9 अरकान मौजूद थे, 8 अरकान ने की मेजॉरिटी से ये इंतखाब किया गया है याहिया अफरीदी साहब का। उन 8 अरकान में से 4 अरकान जो हैं वो फॉर्म 47 वाले थे। फॉर्म 47 वाले हारे हुए जाली अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो गैर आइनी तरमीम के जरिए कायम की गई गैर आइनी पार्लिमानी कमेटी जो कि जाली है, जिसमें 4 लोग फॉर्म 47 वाले थे, उन्होंने नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सारे का सारा निज़ाम जो है वो कितना गदला है। इसीलिए याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट को वकला तंजीमों ने, बार एसोसिएशन ने, वकला रहनुमाओं ने फिल फॉर इसको रिजेक्ट कर दिया और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालबा किया है कि वो इस गैर आइनी तकर्री और मुतनाज़ तकर्री को बिल्कुल कबूल मत करें और ये इनकार कर दें, ताकि जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जा सके। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा गवर्नमेंट के पास और उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा। अब एक और जो इन्होंने शातिराना चाल चली वो भी आपके गोश गुजार कर दूं कि ये सिर्फ इसलिए बनाया गया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कि अगर हम नंबर 3 के जज को चीफ जस्टिस बना देंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सीनियरिटी में नंबर 1 है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि सीनियरिटी में नंबर 2 है, दोनों इस्तीफा दे देंगे। और अगर ये इस्तीफा दे दिया इन्होंने तो खस कम जहां पाक, तो हमारी जान छूटेगी, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से जान छूटेगी और इस तरीके से जो 8 ऑनरेबल जजेस का फैसला है जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ करार दिया है और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया है, वो उस फैसले से भी हमारी जान छूटेगी। इसलिए ये बड़ी चाबुकदस्ती से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम तीनों जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिनके पास फॉर्म 47 के अलावा कुछ है ही नहीं, इन तीनों जमातों ने मिलकर पहले गैर आइनी तरमीम की और वोट मुस्तार लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के और कुछ लोटे बनाए, कुछ वोट खरीदे, कुछ को ब्लैकमेल किया, कुछ की माओ बहनों बेटियों को अगवा किया और इस तरीके से ये गैर आइनी तरमीम की। तो बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि तमाम जो बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स के सीनियर रहनुमा हैं वो सब के सब इसको मुस्तरद कर चुके हैं और साथ ही याहिया अफरीदी साहब से अपील कर चुके हैं कि जनाब आप इस ओहदे को कबूल मत करें। अब देखना है कि याहिया अफरीदी साहब इसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक बात बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफा नहीं देंगे।
کیونکہ جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا، گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لے لیا تھا، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی ہم نے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لے لیا تھا، تو ہم ان دو آنریبل ججز سے بھی جان چھڑا لیں گے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو پیٹیشنز جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف، ان کو بھی سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے گا، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہوں گے اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہوں گے، اور اس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی ہوں گے. تو اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خبریں بھی آپ سے شیئر کرنا ہے، کیونکہ کل ایک فیصلہ دیا، قاضی صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا، اور اختلافی نوٹ مخصوص نشستوں کے کیس میں لکھا گیا، اور مخصوص نشستوں کے کیس میں دو آنریبل ججز جو ہیں وہ آلریڈی اختلافی نوٹ کر کے اس کیس کو بند کر چکے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل اور دوسرے ان کے ساتھ آنریبل جج ہیں، وہ بھی اپنا کیس بند کر چکے ہیں، اور جبکہ 8 آنریبل ججز وہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر چکے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کی 2 درخواستیں بھی نمٹائی جا چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست بھی نمٹائی جا چکی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل مہا بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل وہ اپنے چیمبر میں گئے اور عدالتی ورک چھوڑا، اور چیمبر میں جا کے ایک 14-15 صفحات پر ایک اختلافی نوٹ لکھا، اور اختلافی نوٹ انہوں نے اس میں ایسی خباثتیں انہوں نے بھری کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان خباثتوں کے ساتھ ساتھ جو ایک سازشی قسم کی بند کمرے کے اندر ان کی ساز باز چل رہی تھی حکومت وقت سے، وہ انہوں نے اس کا انکشاف کر دیا غلطی میں، کیونکہ ویسے تو نہیں کرنا تھا لیکن غلطی میں انہوں نے کر دیا. اور اس کا حوالہ انہوں نے کچھ اس طریقے سے دیا کہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں نے تجویز دی تھی کہ یہ کیس ان ججز کو سننا چاہیے جو آئینی ترمیم سے متاثر یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب آئینی ترمیم جو ہے وہ آئی ہے اب، اور یہ کیس جو ہے آج سے 4 مہینے پہلے کا ہے. تو 3-4 مہینے پہلے قاضی صاحب کو کس نے بتایا تھا کہ ایک ایسی آئینی ترمیم آئے گی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے ان کا مفادات آپس میں وہاں پہ ٹکرائیں گے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تجویز میں نے دے دی تھی کہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ مجھے اور مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس کو نہیں سننا چاہیے، اور کمیٹی میں تجویز دی کہ یہ کیس ان ججز کو سننا چاہیے جو آئینی ترمیم سے متاثر یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میری تجویز سے جسٹس منصور اختر اور منیب اختر نے اتفاق نہیں کیا. تو اس پہ سینئر موسٹ قانون دان ہیں عبد المعز جعفری صاحب، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے اعتراف کیا ہے کہ مئی 2024 میں انہیں احساس ہوا کہ ایک آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے جس سے چیف جسٹس کی مدت کار متاثر ہوگی، اور چنانچہ انہوں نے مستقبل کے تمام چیف جسٹس کے بغیر بینچ کی تجویز پیش کی. 2 ہفتے پہلے جب 63A کیس کا فیصلہ ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک وحشیانہ طاقت کی اکثریت کو سہولت فراہم کر سکتا ہے، چیف جسٹس قاضی نے دعویٰ کیا کہ انہیں کسی آئینی ترمیم کا علم نہیں تھا. تو قاضی صاحب کا جھوٹ اور قاضی صاحب کی سازش جو ہے وہ پکڑی گئی، اور وہ ایسے پکڑی گئی کہ وہ تحریری ثبوت بھی ساتھ ہی چھوڑ گئے، اور اختلافی نوٹ میں وہ سب کچھ بیان کر دیا. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ سب کے سب جو ہیں قاضی صاحب جو ہیں یہ پہلے دن سے ہی انہوں نے ساز باز کی ہوئی تھی. اب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب جناب مزید عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس غیر آئینی ترمیم کے بارے میں مسلسل لکھ رہے ہیں، اور بلومبرگ عالمی جریدے جو ہیں جو دنیا میں جن کی ایک حیثیت ہے، بلومبرگ نے، نیو یارک ٹائمز نے، ہندوستان ٹائمز نے، گارڈین نے، الجزیرہ نے، ٹربیون نے، سب نے ایک ہی سرخی جمائی ہے، الفاظوں کی رد و بدل کے ساتھ ایک ہی سرخی ہے، اور وہ سرخی یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں، غیر آئینی ترامیم، اور آئین توڑا گیا ہے،
ان आइन तोड़ने का बुनियादी मकसद बुनियादी हकूक को पामाल करना, मसख करना, आज़ाद अदलिया को ख़त्म करना और अदलिया को हकूमत के मतहत करना है। और ये जो आलमी असूल हैं आज़ाद अदलिया के, उनके भी बरखिलाफ हैं और पाकिस्तान के अपने जो असूल हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये उसको भी पामाल किया गया है। इस तरीके से आलमी ज़राए अबलाग ने, आलमी इदारों ने भी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो इस आइनी तरमीम को मुस्तरद कर चुके हैं और इसके खिलाफ जो है अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। कल ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस गैर आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। तो ये तो सिचुएशन इस वक्त चल रही है और अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। और अब जो अगली बात है जी, जो अब तक के स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं उसमें चौधरी इश्तियाक साहब, हामिद खान साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, कराची बार एसोसिएशन, पेशावर बार एसोसिएशन, पंजाब और बलूचिस्तान से जो अब तक के जो है प्रेस नोट और करारदादें सामने आई हैं, उनके मुताबिक सब ने गैर आइनी तरामीम को भी मुस्तरद किया है और इस तकर्री को भी मुस्तरद कर दिया है जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ऑनरेबल जज जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के प्रोफेशनलिज्म पे, इनके डिग्निटी पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन चूंकि सीनियरिटी के असूल को सबोटाज किया गया और उनकी तकर्री गैर आइनी तरमीम के नतीजे में आई है, इसलिए हम उनसे ये इस्तदा करते हैं कि वो ये ओहदा कबूल ना करें और हम 25 अक्टूबर को जो है वो एहतजाज का भी सिलसिला शुरू करेंगे और वकला एक्शन कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया है। तो ये तो है सूरत हाल जी, ये सिचुएशन है। और जो काजी साहब ने एक लिखा है, एक इख्तलाफी नोट लिखा है, वो इख्तलाफी नोट में सिवाय बुग़्ज़ के और कुछ नहीं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर जो है वह जनाब जो लोटे हुए थे, जिन्होंने इनहराफ किया था, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, 4 बड़े नाम, उन 4 बड़े नामों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 4 बड़े नाम हैं जी। उन 4 बड़े नामों में ज़ैन कुरैशी साहब हैं और ज़ैन कुरैशी साहब के साथ रियाज फतियाना साहब हैं और इसके साथ जनाब मिक़दाद अली खान साहब हैं और असलम घुमन साहब हैं। इन चारों रहनुमाओं और 2 सेनेटर्स को भी जो है वो भी नोटिस जारी किए गए हैं। 4 अरकान कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी, असलम घुमन, मिक़दाद अली खान, रियाज फतियाना और हुकूमत ने तरमीम मुतारिफ करवाकर अदलिया की आज़ादी पर हमले का मंसूबा बनाया और अपने सेनेटर्स और एमएनएस को हिदायत जारी की कि बिल की हमायत ना की जाए। पीटीआई सेनेटर्स और एमएनएस को हिदायत की गई कि तरमीम को वोट ना दें। अरकान को हिदायत की गई थी कि वो महफूज और मखसूस जगहों पर रहें और ये 4 अरकान जो हैं वो पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ते में नहीं थे और ये कहा गया है कि ये उस वक्त जब ये तरमीम पास हो रही थी, वो उस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही खुफिया मुकामात पर हुकूमत के पास थे और इनको स्टैंड बाय पे रखा हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके वोट शुमार कर दिए जाएंगे। तो यह है सूरत हाल जनाब। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।